अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली इजलास में शोर शराबे की। कौमी असम्बली इजलास में आज भी हंगामा आराई उरूज पर रही। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया और एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने के लिए स्पीकर से दरख्वास्त की, जिस पर स्पीकर ने वक्फा सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। PTI अरकान ने बात करने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन अरकान के नारों से ऐवान गूंजने लगा। वजारत दाखिला के जवाबात न आने पर स्पीकर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वजारत दाखिला से कौन ऑफिसर आया है। वजारत दाखिला के अफसर गैलरी में मौजूद ना होने पर स्पीकर कौमी असम्बली ने बरहमी का इजहार किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान साहब। कामरान खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आज का इजलास भी हंगामा आराई की नज़र हो गया, किस बात पर बरहमी का इजहार किया गया, क्यों अपोजिशन ने शोर शराबा किया, क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, आज भी कौमी असम्बली का जो इजलास था वो भी हंगामा आराई की नज़र हुआ। अगरचे इस हंगामे के दौरान कुछ जो लेजिस्लेटिव बिजनेस था वो होता रहा, लेकिन मजमूई तौर पर जो माहौल था वो उसी तरह का था। और एक दो बार ऐसा हुआ कि जब कोरम की बाकायदा निशानदेही की गई और ये कहा गया कि कोरम पूरा नहीं है, लेकिन कोरम जो है वो पूरा निकला। दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई जब वजारत का दाखिला के कुछ अफसरान थे जिनको कि आज तलब किया गया था और ये कहा गया था कि वो गैलरी में मौजूद रहें, विजिटर्स गैलरी में, क्योंकि किसी भी अहम इशू पर जब वो मामला होता है, वज़ीर दाखिला जो हैं वो इस वक्त चूँकि मुल्क में मौजूद नहीं हैं, तो जो वजारत दाखिला के जो रेलेवेंट अफसरान होते हैं उनको किसी भी इशू के लिए पाबंद किया जाता है कि वो गैलरी में मौजूद रहें। जब स्पीकर ने ये इजलास शुरू किया तो वो जो वजारत दाखिला वाला मामला हुआ उसके ऊपर जब अफसरान जो थे वो मौजूद नहीं थे, उनसे पूछा गया कि आप कहाँ थे, तो उन्होंने बताया कि जी हम नमाज पढ़ने गए हुए थे। उस पर स्पीकर ने कहा कि 2 बजे आप आ रहे हैं, 2 बजे से पहले आपको नमाज पढ़ लेनी चाहिए थी, ज़ोहर की नमाज थी अगर, तो उसके पर स्पीकर ने उनको सज़ा के तौर पे कहा कि अब जब तक ये सेशन जो है वो चलता रहेगा, जब तक ये आज की सिटिंग जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती, आप लोग यहीं पे गैलरी में बैठ के सेशन ख़त्म होने का इंतज़ार कीजिए। एक तो ये वाला मामला था। और उसके बाद आज भी हंगामा आराई इस वजह से शुरू हुई, आज वक्फा सवालात में उमर अयूब ने नुक्ता एतराज़ पर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उन्होंने बात करना चाहिए, लेकिन उनको बावजूद उनकी गुजारिश के उनको मौका नहीं दिया गया। और इस बात पर अपोजिशन के जितने अरकान थे, जिसमें PTI के जो हमायती याफ्ता अरकान थे अपोजिशन के, वो तमाम के तमाम जो हैं वो अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और उन्होंने उमर अयूब को नुक्ता इतराज़ पर बोलने के लिए स्पीकर से ये कहा कि उनको इजाज़त दी जाए। लेकिन स्पीकर का ये कहना था कि जो हाउस बिजनेस की एडवाइजरी कमेटी है उसमें यह तय हो गया था कि जब वक्फा सवालात चलेगा उस दौरान किसी को नुक्ता इतराज़ पर बोलने की इजाज़त नहीं होगी, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब एक चीज़ जो है वो मामला तय पा गया है और अपोजिशन और हुकूमत के दोनों जानिब से ये बात इस बात पे मुत्तफिक हो गए थे कि हाउस को इस अंदाज में चलाया जाना चाहिए, इसलिए कि ताकि ये जो गुज़िश्ता दिनों में जितनी भी वो हंगामा आराई और एहतजाज की सूरत हाल हुई थी, ये वाला मामला जो है इसको कंट्रोल किया जाए। इसीलिए ये फैसला किया गया था कि वक्फा सवालात के दौरान भी किसी को नुक्ता इतराज़ पर या पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन उमर अयूब ने आज उसी नुक्ता इतराज़ पर और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए जो है वो जब उनको इजाज़त नहीं मिली तो तमाम तरह एहतजाज जो है वो इसी बुनियाद पर शुरू हुआ। बहरहाल मैंने जैसे कि पहले बताया कि जो लेजिस्लेटिव बिजनेस था वो भी इस दौरान जारी रहा। इस दिन एक ड्राफ्ट वज़ीर कानून जो थे आज़म नज़ीर तारर, उन्होंने कुछ बिल्स जो हैं वो पेश किए थे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बिल जो था वो पीका यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जो कि इज़हार राय की आज़ादी से मुताल्लिक भी है और सोशल मीडिया से मुताल्लिक जो एक रेगुलेटरी बिल है, ये बेसिकली वो वाला कानून है। इसके ऊपर उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो सजेस्ट की, जिसका मकसद ये था कि जो फेक न्यूज़ है, ये जो फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर या सैटेलाइट मीडिया पर, इसको रोकने के लिए इस कानून में तरमीम की जाए। तो उन्होंने वो तरमीम जो हैं वो इस पीका में यानी प्रिवेंशन ऑफ। बहुत शुक्रिया कामरान खान, कार्रवाई से मुतालिक हमें बता रहे थे। और क्या ये सब लोगों को पता है कि जो असम्बली के जितने भी मेंबरान हैं वो जब कोई भी इजलास होता है तो उस पर लाखों करोड़ों रुपये जो है वो खर्च होते हैं और ये
तमाम का तमाम सेशन जो है वो शोर शराबे की नज़र हो गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। एक और अहम मामले पर हमने बात कर दी है। बेंचों के इख्तियार का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस की सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हुई। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर किए गए अदालती मामलीन पर एतराज़ उठा दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जो अदालती मामलीन मुकर्रर किए गए हैं वो 26वीं तरमीम चैलेंज करने वाले वकला हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 26वें आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा बेंचों के इख्तियारात के केस का 26वीं तरमीम से ताल्लुक नहीं, कोई खुद से डरे तो बात अलग है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून एडवोकेट शमीम मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जैसे कि कहा गया कि बेंचेस के इख्तियारात के केस में 26वीं जो आईनी तरमीम है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या आईनी नुक्ता उठता है, क्या इख्तियारात होते हैं बेंचेस के पास? देखिए, अब ये इस वक्त जो भी सूरत हाल बनेगी 26वीं आईनी तरमीम तो अल्टीमेटली उसमें आएगी, क्योंकि इसमें अब सिस्टम ये है कि जब केस आएगा तो सेक्शन 2 की कमेटी जो ऑलरेडी बनी हुई है, जो 3 लोगों की इन्होंने कमेटी बनाई हुई है, उसके पास वो केस जाना है और उस कमेटी ने फैसला करना है, जिसमें अब चीफ जस्टिस साहब हैं, चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हैं और मंसूर अली शाह साहब है, सीनियर प्यूनी जज। इन तीनों के पास केस जाएगा और ये तीनों फैसला करेंगे कि वो केस आम सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा। और जब फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चला जाएगा, फिर वो उसके 2A के तहत इख्तियारात है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब जो है वो फैसला करेंगे कि कितने रुकनी बेंच ने इस मैटर को सुनना है। अब ये जो मसला है, इसके अंदर ये जो खास तौर पर जो ये कंटेम्प्ट वाला चल रहा है मामला, इसके अंदर जो अभी तक ऑर्डर था, जो जिसमें पहले उन्होंने ये कहा आगे कि वहां पे कोई ऑर्डर है जो कमेटी ने किया हुआ है, वो कभी भी रिकॉर्ड पे नहीं आया। और बल्कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी मैं भी तो उस कमेटी का मेंबर हूं, तो मेरे दिल में नहीं है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर है। तो अल्टीमेटली अब जो बहस चल रही है वो इस बात पे चल रही है कि अगर कोई भी बेंच जब कोई केस टेकअप कर ले और वो केस वहां बेंच सुन रहा हो और उस दौरान वो एडजर्न कर दे, तो क्या ये किसी भी कमेटी को जो जिसके पास एग्जेक्टिव इख्तियारात होते हैं, चीफ जस्टिस साहब जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी आम जज जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरह होते हैं, लेकिन उनमें उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात होते हैं कि वो केसेस फिक्स कर सकते हैं, वो बेंच बना सकते हैं, ये जो सारे इंतजामी मामलात है वो उनके पास होते हैं और यही सारे इंतजामी मामलात कमेटी के पास हैं। तो अब इस वक्त जो पॉइंट है वो ये है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक ऑर्डर कर दिया हो किसी केस के बारे में कि फलां केस इस तारीख को सुना जाएगा, तो वो जो कमेटी है जो इसके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात है, जुडिशियल इख्तियारात नहीं है, क्या वो उस केस को किसी और बेंच के पास फिक्स कर सकते हैं? सवाल ही एडवोकेट शमीम साहब, सवाल भी यही उठ रहा है कि जो जुडिशियल ऑर्डर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है उसको माना जाएगा? जी देखिए, इसमें बिल्कुल कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जो जहां तक जूरिस्प्रूडेंस की भी बात है उसमें भी यही है कि जुडिशियल ऑर्डर जो है वो प्रिवेल करेगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है वो उसके ऊपर प्रेसिडेंस नहीं ले सकता। लेकिन जब ये मैटर साबका केसेस में सुप्रीम कोर्ट में गया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर दिया हुआ है बहुत सारे केसेस में कि जब भी ऐसी सूरत हाल बनेगी तो जो जुडिशियल ऑर्डर है वही प्रिवेल करेगा। और आप इसको एज ए कॉमन सेंस देखिए, एक आम शहरी के तौर पर आप देखें कि तो भी समझ आ जाएगी बात। फर्ज करें एक केस इस बेंच के पास चल रहा है, वो 2 महीने 3 महीने उस प्रोसीडिंग्स चली हैं और अल्टीमेटली केस फाइनल स्टेजेस पे आ गया है और जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, अगर वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये बेंच तो कोई खास फैसला करने जा रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है, तो अगर उनको ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो सुबह फैसले के लिए केस रखा हो और एक दिन पहले वो बेंच से केस ही उठा लें और किसी और बेंच में ले जाएं या उस बेंच की कॉम्पोजिशन को चेंज कर दें, तो ये तो सारा जुडिशियल सिस्टम ही बिल्कुल जेपर्डी, ये तो बिल्कुल ही किसी के इख्तियार में नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा जो है वो जुडिशियल प्रोसेस जो है उसके ऊपर ये सवाल आ जाएगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि जुडिशियल ऑर्डर के होते हुए अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर करें तो उसकी बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है। जुडिशियल ऑर्डर जो है वही प्रिवेल करेगा ओवर द ऑर्डर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे और बाजार यूँ ही लग रहा है कि एक अदालती बहरान भी हमें नज़र आ रहा है। कल भी हमने बात की थी कि रिफ्ट जो है वो नज़र आ रही है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये रिफ्ट जो है वो किस तरफ बढ़ती आगे। हो गई है जी। अब ये मसला आगे हल होता है या नहीं होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जी। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मुज़ाकरात ताहर डेड लॉक का शिकार हैं। हुकूमत ने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए एक और सब कमेटी तश्कील दे दी है जो पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड
डिमांड का जायजा लेकर जवाब तैयार करेगी। पीटीआई के 2 बड़े मुतालबात में कारकुनों की रिहाई और 9 नवंबर समेत 26 नवंबर के वाकयात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के 3 अदवार हो चुके हैं और तीसरे दौर में पीटीआई ने तहरीरी तौर पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया था और पीटीआई चेयर अली गौहर ने ये भी कहा था कि अगर हुकूमत ने 7 रोज़ के अंदर जवाब ना दिया तो मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें सीनियर तजियाकार सैयद शोएबुद्दीन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। शोएबुद्दीन साहब, आप बताइए, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको लगता है, आप पुरुमीद हैं कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या फिर 3 नशिस्तें काफ़ी हैं, इसके बाद कोई आगे मामला बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि हुकूमत ने भी किसी हद तक अपना माइंड तो दे दिया है कि जी ये जो तमाम मुतालिबात हैं ये गैर आइनी हैं और गैर कानूनी हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, लेकिन अभी बाज़ाब्ता जवाब हुकूमत ने देना है और कभी इम्कान है कि इसी किस्म का जवाब सामने आएगा। देखिए, इन्होंने चौथी मीटिंग 28 तारीख को बुलाई, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो बयानात राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने दिए हैं, उसके मुताबिक लगता है कि शादी जो है वो उस मुलाकात के बाद शुरू हुई है जो कि चेयरमैन पीटीआई मिनिस्टर गौहर की हुई है। अगर वो मुलाकात सिर्फ अली अमीन गंडापुर तक महदूद रहती तो शायद इनको परेशानी नहीं होती, लेकिन जब बैरिस्टर अली गौहर उसमें बैठ गए और वो मुलाकात उन लोगों के साथ हुई जिनसे ये नहीं चाहते कि ये मुलाकात उनकी हो, ये हमारी हुकूमत की सिर्फ ये ख्वाहिश है कि इदारे सिर्फ इनकी पुष्ट पे खड़े रहें, इदारे किसी और के साथ मत जाए। लिहाजा जैसे ही इन्होंने ये देखा कि उनकी मुलाकात हो गई है तो उसके बाद इनके अंदर रिटेलिएशन आई, ये उससे एग्रेसिव मोड में गए हैं। अब ये उनको कबूल नहीं करना चाहते, ये कहते जी सिर्फ हमसे बात करें, उनसे क्यों बात करते हैं आप? इनका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये किसी और को नहीं देख सकते। अब इरफान सिद्दीकी साहब जो है, लेकिन शोएबुद्दीन साहब, इदारों का भी तो यही कहना है ना कि मुज़ाकरात आपने सियासी जमातों से ही करने हैं, आपने हमारे साथ कोई मुज़ाकरात आप लोगों के नहीं होंगे, हम बहसियत इदारा जो है वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। वो तो क्या वैसे ही आप बिल्कुल ठीक आप मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूं, यही होना चाहिए। लेकिन अगर वो मुलाकात पेशावर की सिर्फ सीएम तक महदूद रहती तो उसका वो मैसेज नहीं जाना था। वो मुलाकात सीएम तक महदूद नहीं रही, वो मौजूदा चेयरमैन पीटीआई के साथ हुई। तो सर, अब उस मुलाकात के असरात आप क्या देख रहे हैं कि डेडलॉक ऐसी बरकरार रहेगा या मुज़ाकरात वाली कोई जो डगर है वो आगे बढ़ेगी, कोई रास्ता निकलेगा? उस मुलाकात के बाद हमारी मौजूदा हुकूमतें जो है पीडीएम 3, इनको खौफजदा कर दिया है। ये इसलिए खौफजदा है कि इनका ये ख्याल था कि इदारे सिर्फ हमारे साथ खड़े हैं। पिछले 3 साल में इन्होंने पूरी कोशिश करके उसको अपनी हरीफ पार्टी को दूर कर दिया इदारों से। चाहे कोई भी दिन हो, कुछ उनकी हिमाकतें बेतहाशा है, वो खुद भी जिम्मेदार है अपने यहाँ तक पहुंचने के, पीटीआई वाले। लेकिन अब जो सूरत हाल है, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं बैक डोर डायलॉग और हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। यानी कि ये पैगाम तो इन्होंने दिया है कि उनके बैकडोर डायलॉग चल रहे हैं। ठीक है, ये तो हुकूमत कह रही है। अब वो जो है उनका ये कहना है कि हमारी जो चौथी मुलाकात वो 28 तारीख को जो होनी है वो इसी शर्त पर है कि अगर आप जुडिशल कमीशन कायम कर देंगे, बना देंगे। अब वो जुडिशल कमीशन 9 मई भी है और 26 नवंबर भी है। क्या गवर्नमेंट ये जुडिशल कमीशन कायम कर देगी? फिर उनकी जो शर्त है वो बहुत सख्त है। वो कहते हैं जी सीनियर मोस्ट जजेस, तो सीनियर मोस्ट जजेस में तो ना हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान आते हैं, ना ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सैयद शोएबुद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुज़ाकरात के मुतालिक बात कर रहे थे। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में बच्चों की गुमशुदगी और अगवा के बाद जिनसी ज्यादती और कत्ल के वाक़यात में
तेजी से इजाफा होने लगा है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल से 15 साल लड़की ज़हरा बतूल और औरंगी टाउन से 10 साल बच्चा अयान लापता हो गए और चंद रोज कबल गार्डन वेस्ट से 5 साल इलियान उर्फ अली और 6 साल अली रजा लापता हो गए थे, जिसके इल्ज़ाम में पुलिस ने 19 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने का दावा कर रखा है। ताहम अभी तक बच्चों को तलाश नहीं किया जा सका। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है वज़ीर आला सिंध और तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब ने। अली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अली साहब, ये तो जो खबरें कराची से आ रही हैं वो तो बड़ी दिल दहला देने वाली है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को अगवा किया जा रहा है, कुछ को कत्ल किया जा रहा है और ज़्यादती केसेस भी सामने आ रहे हैं। हुकूमत सिंध इस हवाले से क्या कर रही है और इन वाक़यात पर काबू पाने के लिए क्या प्लान है आप लोगों के पास? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, बिल्कुल ये बहुत ही अफसोसनाक एक ट्रेंड हमने देखा है अभी रिसेंट कुछ हफ्तों में और महीनों में चीज़ें जो हो रही हैं। मगर सिंध हुकूमत अपने फुल फॉर्म में है और ऑन ग्राउंड सब चीफ मिनिस्टर साहब ज़ाती तौर पे जाके उन्होंने दौरे किए हैं पुलिस स्टेशंस के। होम मिनिस्टर जो हैं ज़िया लंजार साहब, वो भी खुद ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। ये जो अभी आपने बात की गार्डन से जो बच्चे किडनैप हुए हैं, उनमें हमने काफ़ी ब्रेक थ्रू किया है और कड़ियाँ कुछ जोड़ी हैं और लियारीज में जाके लास्ट उनकी साइटिंग हमने देखी थी और 19 अफराद आपने अपने शो में मेंशन किया, तो मैं कहूँगा 32 अफराद को हमने गिरफ्तार किया, 19 नहीं। और काफ़ी पेशरफ्त में हुई है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। इसमें हम बहुत जल्द उन बच्चों को रिकवर करके भी देंगे इंशाल्लाह। मजीद इसमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी ऑन एयर नहीं बताना चाहूँगा, इसलिए कि ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है। उसके अलावा गुलिस्तान जौहर से भी 4 साल की बच्ची किडनैप हुई थी, जिसको हमने रिकवर करवा के सिंध पुलिस ने, सिंध अली राशिद साहब, ये सारे वाले केस में क्या हुआ? अभी वो कह रहे थे कि जी पुलिस अभी तक सुराग लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है मुल्जिमान के हवाले से, तो इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, 32 लोगों को गिरफ्तार जो किया गया है वो पेशरफ्त हुई है तो किया गया है, और उनकी लास्ट लोकेशन और कहाँ मौजूद है वो लियारी में हुआ था जहां से लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। उसमें मजीद चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं, इंशाल्लाह उनको हम जल्द रिकवर करेंगे। और मैं आपको एक डिफरेंट केस का भी बता रहा हूँ जहाँ किडनैपिंग हुई थी, उसमें हमने 4 साल की बच्ची जो है उसको रिकवर कर लिया। सिंध हुकूमत तो कोशा है, वो बिल्कुल अपनी चीज़ों में लगी हुई है कि चीज़ें करें, मगर इसमें थोड़ी शहरी होने के नाते और थोड़ी अवेयरनेस हमें भी क्रिएट करने की ज़रूरत है। वालिदैन को चाहिए छोटे कम उम्र खास तौर के जो बच्चे होते हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करें कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करें। जैसे हम भी छोटे होते थे तो हमसे भी कहा जाता था, स्कूलों में सिखाया जाता था कि अगर किसी से आप नहीं जानते किसी को, तो कोई आपको चॉकलेट ऑफर करे, टॉफी ऑफर करे, तो आप उस तरफ नहीं जाएं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे एज ट्रेंड जिन बच्चों का है 4 साल 6 साल 7 साल, दे वेरी यंग, स्टिल वेरी यंग किड्स। तो थोड़ी माँ बाप और वालिदैन की सुपरविजन हम यहाँ थोड़ा उनसे भी अपील करेंगे कि थोड़ा देखभाल की चीज़ों को चलें और देख के चलें, थोड़ा सुपरविजन इन चीज़ों की करें। मगर इंशाल्लाह ये जो केस है इसमें आप देखेंगे बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगी कि हमने बच्चों को रिकवर कर लिया। लेकिन और वो जो बात गैंग आपकी है ठीक है, आप जो बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत इस पर काफ़ी काम भी कर रही है और आपने बताया कि 32 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये तो चलें वाक़यात होने के बाद आप लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है, ऐसा क्या हुकूमत सिंध कर सकती है कि इन वाक़यात को कम किया जा सके या इनको रोका जा सके? क्या पुलिस का वहाँ पर गश्त बढ़ाया जा रहा है या कोई ऐसी स्ट्रेटजी या कैमरास लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से इन वाक़यात की रोकथाम की जा सके? देखिए, उसमें सेफ सिटी कैमरास वगैरह वो तो एक प्रोजेक्ट हमारा अलग से चल ही रहा है और इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे बहुत जल्द फुली फंक्शनल हो जाएगा। मगर उसके अलावा देखिए, हमने तो बिल्कुल हमसे जो विजिलेंस हो सकती है, पुलिस को अलर्ट किया हुआ है, नाके लगाए हुए हैं और पुलिस वालों को अगर सरप्राइज विजिट्स जो हैं चीफ मिनिस्टर साहब हो गए, होम मिनिस्टर साहब हो गए, थानों में भी कर रहे हैं, तो एक अलर्टनेस और सब चीज़ें हमने अपने तौर से तो कर ली हैं। मगर यहाँ एज आई सेड अर्लियर कि अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और ये जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनको इबरत का निशान, कि उनको सही सजाएं हों, सेंटेंसिंग हो, कानून हरकत में जब आएगा जैसे आ चुका है, तो जब वो इबरत का निशान बनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इन वाक़यात में थोड़ी कमी आएगी और लोग इस तरफ क्रिमिनल, इसलिए कि जिस किस्म के वाक़यात आपने मेंशन किए और जो मुझे भी पता है जो हो रहे हैं, ये किसी नॉर्मल क्रिमिनल का नहीं, ये बहुत सिक परवर्टेड ज़हनियत रखने वाला जो
बच्चों से जिनसी ज्यादती करे, फिर उनका मर्डर करे और इन चीजों की इस तरह के, तो ये बहुत आइसोलेटेड चीजें हैं। हुकूमत मगर इकदाम कर इंशाल्लाह रही इन है कि चीजों को वाकयात में कमी आए। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध तर्जुमान हुकूमत अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन हुकूमत को इकदाम करने भी चाहिए और पेरेंट्स के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और देखें और छोटे बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा बाहर भी ना जाने दें। खैर, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक। आप हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है 2025 के लिए और इस सिलसिले में तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम भी अब जो है आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। अब तक कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है और क्या तैयारियां हैं, शायकीन के बैठने की जगह है, ये सारी सूरत हाल पर रिपोर्ट तैयार की है हादिया फयाज ने। एक स्पेशल वो देख लेते हैं। 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान करने जा रहा है, जिसके लिए जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में और यहाँ की तैयारियां जो हैं वो अरूज पे पहुँच चुकी हैं। जो फिनिशिंग का काम है वो शुरू हो चुका है और आखिरी मराहिल में भी दाखिल हो चुका है। तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। तीनों स्टेडियम जो है पाकिस्तान के, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची, पिंडी स्टेडियम और कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो काम है वो ज़ोरों शोर से जारी है और मुकम्मल भी हो जाएगा। जो डेडलाइन दी गई है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से, तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट यहाँ पे आके मैचेस को एंजॉय कर सकेंगे। शायकीन क्रिकेट मेरे साथ मौजूद हैं, उससे पूछते हैं कि कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और पुरुम्मीद हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी लाइफ में जब से मैं पैदा हुआ मैंने कोई इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में देखा नहीं है और सीरीज़ भी नहीं देखी है, मतलब इतने बड़े लेवल पे। और यहाँ तो इंटरनेशनल टीम आ रही है, दुनिया के सबसे बड़ी टीम आ रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड वगैरह आ रहे हैं। और एक चीज़ मिसिंग है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहे। अगर इंडिया में पाकिस्तान में नहीं आ रहे तो हमें भी चाहिए कि हम उनके घर में भी ना जाके खेलें। क्या लग रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम जो अपग्रेडेशन है ये मुकम्मल हो जाएगी टाइम से? जी इंशाल्लाह ज़रूर मुकम्मल होगी। ये 24 आवर काम चल रहा है, इतने वर्कर्स लगे हुए हैं और अभी जितना उन्होंने टाइम दिया था मोहसिन नकवी ने, उससे जल्दी इन्होंने काम मुकम्मल किया है। अभी तो बहुत सारे दिन पड़े हैं, ये अभी सारा मुकम्मल हो गया, तकरीबन फिनिशिंग का काम चल रहा है। एक्साइटमेंट बताएं कैसी है? इंडिया नहीं आ रहा, थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, तो उसके बारे में बताएं। देखें, बहुत ही ख्वाहिश थी कि इंडिया आए और हम इंडिया के प्लेयर्स को देखें, हम उनको एज ए क्रिकेटर रिस्पेक्ट करते हैं। विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, उनको इज्जत एज ए रिस्पेक्ट करते हैं एज ए प्लेयर। सिक्योरिटी की बात है तो सिक्योरिटी यहाँ पे देखें जितना ये हो रहा है ये सब उनके लिए हो रहा है। ये स्टेडियम का काम हो रहा है उनके लिए। सिक्योरिटी हम देखें, आपको भी पता है कितनी सिक्योरिटी हम सबको दी जा रही है। तो कितनी एक्साइटेड है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और ये बड़ा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी है आईसीसी ने पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह ताला इसमें कोई शक नहीं है कि जीत सकते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड की वाइड टीम है जो किसी टाइम भी कुछ कर सकती है। यहाँ पे कोहली, रोहित शर्मा, ये जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके सबके फैंस मौजूद हैं, तो उनको फैंस का सोच के आना चाहिए था। और उसके बाद अगर इधर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती उसके बाद जाके वो अगर बात करते तो फिर भी बात समझ में आती कि हाँ भाई सिक्योरिटी का मसला है या जो भी है, तो वहाँ बैठ के यहाँ की बातें करना अच्छी बात नहीं है। इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? मैचेस हो रहे हैं, दुनिया भर की टीमें यहाँ पे आ रही हैं पर इंडिया नहीं आ रहा। हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, पर अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी इधर होता तो और ज़्यादा मज़ा आता और हम सब बहुत एक्साइटेड थे इसके लिए। बट कोई नहीं, जो मैचेस यहाँ पे होंगे अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। अभी स्टेडियम तो काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार तो हो गया अंदर से, लेकिन बाहर का थोड़ा सा काम है। इंशाल्लाह उम्मीद है हो जाएगा बहुत जल्द। पाकिस्तान में काफ़ी अरसे बाद एक ना बड़ा इवेंट आ रहा है, तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं इस इवेंट के लिए। हम जाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर मैचेस देखेंगे और हम सपोर्ट भी पाकिस्तान को ही करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? दुनिया भर की टीमें यहाँ पे आ रही हैं, उसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होता है तो शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और स्पेशली ये इवेंट तो पाकिस्तान में हो रहा है और इसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सा लग रहा है कि टॉप 4 हो सकती है? अभी तो सपोर्ट तो हम स्पेशली पाकिस्तान को करते हैं और टॉप 4 में तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड होंगी और पाकिस्तान तो होगा, साथ में एक इंडिया होगी। हमने शायकीन क्रिकेट से भी जाना कि कितने ज़्यादा वो एक्साइटेड हैं और कितने पुरुमीद है पाकिस्तान के लिए कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, उसके लिए जो प्लेयर्स हैं और दुनिया भर की टीम्स हैं वो यहाँ पे आ रही हैं और इन एक्शन दिखाई देंगी। तो आपने स्पेशल रिपोर्ट हादिया फयाज की आपने देख ली और देखा कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और क्यों ना हो पाकिस्तान एक बहुत बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है और इससे यकीनन पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज भी दुनिया भर में सिक्योरिटी के इंतजामात भी देख लिए, भारत को भी देख लेना चाहिए, आ जाना चाहिए था। सिक्योरिटी इतनी बेहतरीन है।
और क्या चाहिए। तो ये इवेंट होने जा रहा है जी, सब एक्साइटेड हैं। शायकीन क्रिकेट को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, हमें भी अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अभी के लिए प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।